हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर करंट अफेयर करेंगे और करंट अफेयर आपको पता ही है कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। करंट अफेयर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए एक एक क्वेश्चन करते हैं। और आपको जो भी क्वेश्चन अगर आप आते हैं आपको, तो आप कमेंट करके उनका आंसर दे सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है कि भारत में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स यानी कि डीपीआई कौन सी संस्था जारी करती है। ठीक है, आरबीआई, एसबीआई, सेबी या फिर नाबार्ड। तो दोस्तों ये जो आरबीआई होती है ये आपका जो इंडेक्स होता है उसको जारी करती है, ये संस्था जारी करती है टीपीआई को। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि देश भर में डिजिटल भुगतान में मार्च 2023 तक एक वर्ष में करीब 13.24% यानी कि वृद्धि दर्ज की गई थी। और आरबीआई का डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी कि आरबीआई डीपीआई मार्च 2023 के अंत में 395.57 पर था, जबकि सितंबर 2022 में 377.46 और मार्च में 2022 यानी कि मार्च 2022 में 349.30 पर था। ये सूचकांक था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा भारतीय राज्य विश्व स्तर पर एक ही प्रोजेक्ट में सबसे बड़े कार्यालय स्थल का उद्घाटन करने जा रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या फिर गोवा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाता है? आपका आंसर हो जाता है गुजरात। कैसे हो जाता है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन करेंगे, जो कि विश्व स्तर पर एक ही प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा कार्यालय स्थल है। सूरत डायमंड कोर्स को आगे की वृद्धि और विकास के इरादे से ही हीरा व्यापार उद्योग को मुंबई से सूरत तक स्थानांतरित करने और विस्तारित करने के रणनीतिक रूप से डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसलिए किया गया है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी कंपनी दुनिया के सबसे बड़े निजी स्वामित्व वाले उपग्रह जुपिटर 3 को लॉन्च करने की तैयारी करने जा रही है? स्पेस एक्स, बोइंग रक्षा अंतरिक्ष और सुरक्षा, अग्रिकोल कॉस्मोस और स्काई रूट एरोस्पेस। तो दोस्तों आप इसको आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो स्पेस एक्स दुनिया का सबसे बड़ा निजी स्वामित्व वाला क्या है? निजी स्वामित्व वाला यानी कि ट्विटर एक्स, समझ गए होंगे आप। ट्विटर एक्स का भी नाम, ट्विटर का नाम चेंज करके एक्स कर दिया गया है वाला उपग्रह है, जिसे जुपिटर 3 कहा जाता है, लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस प्रभावशाली उपग्रह को फ्लोरिडा के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट पर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाता है? स्पेस एक्स, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सी नदी अमेरिका और मैक्सिको के बीच प्रमुख सीमा के रूप में कार्य करती है? प्रमुख सीमा के रूप में कार्य करती है। तो आप इसका आंसर क्या हो जाता है? आप इसका आंसर बता सकते हैं रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी क्या इसका आंसर हो जाता है? रियो ग्रांडे नदी क्या होती है कि जो रियो ग्रांडे नदी की जो लंबाई है किलोमीटर, उसकी बात कर लेते हैं, तो 3051 किलोमीटर तक फैली हुई है और ये कोलोराडो से मैक्सिको की खाड़ी तक बहती है और अमेरिका और मैक्सिको के बीच प्रमुख सीमा के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाता है? ए हो जाता है रियो ग्रांडे नदी। तो रियो ग्रांडे नदी आपको याद करना होगा। तो देखिए हमारे यहाँ पे तो क्या क्या होती है, सिंपल से नाम होते हैं, यमुना, गंगा, सरस्वती, है ना। यहाँ पे क्या है, गोमती वगैरह, और यहाँ पे क्या है, रियो ग्रांडे नदी। यानी कि आपको याद करने थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन आपको याद तो करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। किस कंपनी ने यूरोपीय संघ, ब्राजील और अन्य देशों में चैट जीपीटी प्रतिद्वंदी वार्ड लॉन्च किया है? गूगल, मेटा, माइंडस्ट्री और सिनोपैक। तो देखो दोस्तों क्या किया है कि गूगल ने किया है। इसका आंसर क्या हो जाता है? गूगल इसका आंसर है, गूगल ने लॉन्च किया है। तो हाल ही में क्या किया था, यूरोपीय संघ, ब्राजील और कई अन्य देशों में चैट जीपीटी प्रतिद्वंदी बार्ड लॉन्च किया गया था। तो मार्च 2023 में बार्ड को अमेरिका और यूके में लॉन्च किया गया था। गूगल ने अब बार्ड में नए फीचर्स भी जोड़ दिए गए हैं। तो ये आपका आंसर क्या हो जाता है? गूगल, राइट। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या कहता है? प्रकृति के बदले ऋण की अदला बदली यानी कि डेब्ट फॉर नेचर स्वैप शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? गैबोन, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया। तो दोस्तों क्या है कि जो गैबोन है ना, वो आपका आंसर हो जाता है, कि आंसर आपका ए हो जाता है। तो हाल ही में क्या हुआ था कि गैबोन ने प्रकृति के बदले ऋण को अदला बदली शुरू करने वाले पहले अफ्रीकी देश के रूप में इतिहास रचा है और देश का इरादा पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ ब्लू बॉन्ड के बदले अपने सरकारी ऋण का न्यूनतम 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर खरीदने का है। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक आंसर ए हो जाता है। अगले क्वेश्चन से बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आईआईटी दिल्ली अपना अंतर्राष्ट्रीय कैंपस कहाँ खोलेगा? अबू धाबी यानी कि यूएई, पेरिस फ्रांस, लंदन ब्रिटेन यानी कि बीजिंग या फिर चीन।
तो दोस्तों आईआईटी दिल्ली है जो अपना अंतर्राष्ट्रीय जो कैंपस है वो अबू धाबी यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में अपना सेंटर खोलेगा। ठीक है, आईआईटी। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन को किस आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायक प्रणाली यानी कि ERSS अखिल भारतीय नंबर के साथ एकीकृत किया जा रहा है? ठीक है, एकीकृत किया जा रहा है 112, 100, 109 या फिर 102। तो दोस्तों सरकार ने क्या कहा है? सरकार ने कहा है कि आपातकालीन प्रतिक्रिया रसायन प्रणाली ERSS 112 के साथ क्या करेगी? चाइल्ड हेल्पलाइन का एकीकरण पहले चरण में 9 राज्यों में पूरा हो चुका है और ये राज्य और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जैसे कि कौन कौन से राज्य हैं वो जो जिनके ये हो चुका है? आंध्र प्रदेश है आपका, अरुणाचल प्रदेश है, बिहार है, दादर है और नागर हवेली, दमन दीव, गोवा, गुजरात, लद्दाख, पुडुचेरी और मिजोरम में ये चीज़ हो चुकी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जून के अंत तक किस राज्य में लू के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई थी? केरल में, कर्नाटक में, गुजरात में या फिर तेलंगाना में? तो दोस्तों जो लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान में कहा गया था कि जून के अंत तक केरल में लू के कारण करीब 120 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जो कि काफ़ी दुखद है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? आपका आंसर हो जाता है केरल। ठीक है, अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2022 में देश में रेबीज के कारण सबसे अधिक मौतें किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुई हैं? दिल्ली, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक? तो कर्नाटका। तो दोस्तों 2022 में देश के रेबीज के कारण सबसे अधिक मौतें दिल्ली में हुई हैं और ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि हमारे देश की राजधानी दिल्ली में ये घटना घटी है। ठीक है, तो सरकार भी इसके ऊपर काफ़ी कुछ सोच रही है और आगे आने वाले समय में काफ़ी कुछ शायद चीज़ें सही हो जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ लेते हैं कि हाल ही में खबरों में नजर आए फांगनोंगक्योयांग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संसद सदस्य हैं? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या फिर मेघालय? तो दोस्तों जो फांगनोंगक्योयांग है हाल ही में राज्यसभा सभापति का पद संभालने वाले नागालैंड की पहली महिला प्रतिनिधि के रूप में इनका चयन हुआ है। तो ये क्या है? नागालैंड से आती हैं और सदन के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ जी ने इन्हें 3 अन्य महिला सदस्यों को पहली बार उपाध्यक्षों के पैनल में नामित किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में खबरों में रही ज्ञानवापी मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आजमगढ़, वाराणसी, जौनपुर या फिर आगरा? तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? ये आपकी वाराणसी के अंदर स्थित है, जिसका अभी न्यायालय के अंदर वाद विवाद चल रहा है और उम्मीद है कि अगले साल तक इसका विवाद का जो मैटर है वो सुलझ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत 47 देशों में कौन से स्थान पर है? 41, 43 या फिर 47? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? आपका 45वें स्थान पर है, जो कि 15वें वार्षिक मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स MGCPGI ने हाल ही में विभिन्न देशों में सेवानिवृत्त आय प्रणालियों की रैंकिंग को जारी किया था, जिसमें नीदरलैंड सबसे ज़्यादा ऊपर है, यानी कि सबसे पहला स्थान प्राप्त किया, और भारत का कितना है? भारत ने 45 का स्थान प्राप्त किया है। चलिए अगले क्वेश्चन। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 के 108 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखो दोस्तों इसका स्थान कौन सा मिला है? देखिए पिछले वर्ष क्या हुआ था, भारत में इस सूची में 49वें नंबर पर भारत था हमारा, लेकिन इस बार भारत की रैंकिंग 15 अंक घट करके 64 हो गई है। तो हमारा आंसर क्या है? 64वां स्थान है हमारे देश का। ठीक है, चलिए अगली बात कर लेते हैं। क्योंकि कोरोना काल जब आया था तो कोरोना काल के दौरान में ये स्थिति जो वर्क फ्रॉम होम वाली इंडेक्स थी, घर से बैठ के काम करने वाली स्थिति बहुत बढ़ गई थी, लेकिन अब घट गई है कि लोगों ने ऑफिस में बुलाना शुरू कर दिया है। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को जो 125 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए तो 111वें पायदान पे हमारा देश है, 111वें पायदान पर, लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो निकालती है संस्था है ना, मुझे इस पर विश्वास नहीं है, मुझे तो विश्वास बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा देश, हमारे पड़ोसी देश जितने भी हैं, हम उनको अन्न दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, और यूरोपियन देश हैं उनको भी हम भेज रहे हैं, खाड़ी के देशों में भी भेज रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स में काफ़ी नीचे हैं। तो मुझे तो विश्वास होता नहीं है इस रैंकिंग पे। आपको विश्वास है कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, आप ना वीडियो देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हो बिल्कुल भी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, क्योंकि हमें यही चाहिए होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको क्वेश्चन भी अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़, ठीक है।
चलिए, इस साल प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ या राजनाथ सिंह जी को? तो देखिए दोस्तों, ये जो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके असाधारण नेतृत्व और नागरिकों के बीच देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए ये पुरस्कार दिया गया है श्री नरेंद्र मोदी जी को। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। जेंस स्टोल्टेनबर्ग को लगातार तीसरी बार किस समूह का प्रमुख चुना गया है? सीटो, सेंटो, नाटो, वार्सा पैक्ट। तो दोस्तों ये नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं, जो कि नाटो के अध्यक्ष चुना गया है, इनको प्रमुख चुना गया है। तो इस तरीके से आप इनको, और ये नार्वे में जन्मे थे और ये एक अर्थशास्त्री हैं और ये प्रधानमंत्री भी पहले रह चुके हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाता है? नाटो। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में दुलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन, साउथ जोन और वेस्ट जोन। तो जो साउथ जोन है ना, उसने ये ट्रॉफी जीती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रुपए में व्यापार की लेन देन की प्रक्रिया को शुरू किया है? मॉरिशस, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर नेपाल? तो दोस्तों बांग्लादेश और भारत ने अपने रुपए में व्यापार लेन देन को शुरुआत किया है। तो बांग्लादेश के साथ ऐसा किया है, हालांकि इससे पहले रूस के साथ भी शुरुआत की थी, लेकिन रूस में बाद में फिर रुपये से पेमेंट करना बंद कर दिया था। तो दोस्तों जिसका उद्देश्य क्या है कि अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना है। भारत चाहता है कि जो अमेरिकी डॉलर पर हमारी निर्भरता है, उसी तरीके से दूसरे देश भी चाहते हैं कि जो अमेरिकी डॉलर पर जो निर्भरता है वो भी कम हो जाए। इसलिए हमारे भारत के साथ में कई दूसरे देश भी और इस चीज़ में सोच रहे हैं और रुपये में लेन देन शुरू होता जा रहा है। तो ये एक अच्छी पहल है जिसके माध्यम से हमारे रुपये की वैल्यू पूरे ग्लोबल लेवल पर बढ़ेगी। ठीक है, एक शुभ संकेत है हमारे देश के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भायखला रेलवे स्टेशन भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन किस राज्य या फिर केंद्र प्रशासित प्रदेश के अंदर है? महाराष्ट्र, गोवा, केरल या फिर कर्नाटका? दोस्तों भायखला रेलवे स्टेशन भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। आप इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिए क्योंकि ये आ सकता है। और 5 साल के व्यापक पुनर्स्थापना प्रयासों के बाद में 169 साल पुराने इतिहास वाले मध्य मुंबई में भारत के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन को सावधानीपूर्वक पुनर्जीवित किया गया है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर जल्दी कर दीजिए, क्योंकि आपका जो साथ है वो हमें चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जांजीबार जहां पहला आईआईटी ग्लोबल कैंपस स्थापित किया जाना है किस देश में स्थित है? बुरुंडी, रवांडा, केन्या या फिर तंजानिया? दोस्तों तंजानिया के जांजीबार में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास परिषद की स्थापना के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये आपका तंजानिया के अंदर स्थापित किया जाएगा आईआईटी कैंपस। चलिए हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगीन भारत बनेगा? जम्मू एंड कश्मीर, नई दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार एंड छत्तीसगढ़? तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाने की घोषणा की है और यह संग्रहालय 5000 वर्षों से अधिक समय तक फैले भारत की कहानी बतलाएगा। और यह संग्रहालय जनपद स्थित मौजूदा राष्ट्रीय संग्रहालय का स्थान ले लेगा। तो ये उत्तर और दक्षिण ब्लॉक की इमारतों में से एक रहेगा। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे होगा? ये आपका नई दिल्ली के अंदर संग्रहालय बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर आरबीआई के कार्य समूह का प्रमुख कौन है? राधाश्याम राठौर, पी वासुदेवन, के राजारमन, अभिजीत चक्रवर्ती? तो राधाश्याम राठौर जी हैं, ये आपके जो भी लेन देन होता है, जो भी आरबीआई के कार्य समूह के प्रमुख हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रुपए का लेन देन होता है उसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि जगुआर लैंड रोवर के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एंड भाई जगुआर हमारे पास तो है नहीं है, आपके पास भी हो सकती है। कैसे होगी? आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको अपनी जो सरकारी नौकरी है उसका तगमा हासिल करना पड़ेगा और आपका लिखेगा ना क्वालिफाई, यानी कि आप उत्तीर्ण हो गए हैं तो आप जगुआर भी ले सकते हैं। आपको बस प्रयास करना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो सारे सपने पूरे हो सकते हैं। ठीक है, तो कौन है?
पहला ऑप्शन है एंडेल मार्डेल, रिचर्ड मॉलिक्स, अर्नोल्ड गालगर, डेविड मारियो। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? एड्रियन मार्डेल इसका आंसर है। अब देखो हमारे यहाँ तो राम श्याम मिलिंद सिंपल से नाम होते हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं एड्रियन मार्डेल। यहाँ की आपको याद करने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, क्या है? एड्रियन मार्डेल इसके जो सीईओ बने हैं जैगुआर लैंड रोवर के। ठीक है, काफ़ी महंगी गाड़ी आती है ये, बहुत महंगी गाड़ी। चलिए, सबसे तेज बैडमिंटन हिट के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? टेन बून हैयोंग, सावस्काय रायराज रंकी रैंडी, चिराग शेट्टी, सुपाक चोम कोह। तो देखिए, जो सात्विक साइकिल रैंकी रैंडी हैं उन्होंने ये अपने नाम किया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सबसे तेज बैडमिंटन में। तो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता है? आपका आंसर हो जाता है बी, सात्विक साईराज रैंकी रैंडी इसका आंसर है। नाम काफ़ी लंबा चौड़ा है, आप इसको बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, अपने मेमोरी के अंदर बिठा सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे किस तारीख को मनाया जाता है? 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई या फिर 30 जुलाई? तो ये आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अभी क्यों मनाया जाता है? इस दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को बाघों को संरक्षण देने के और उनकी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस सबसे पहले 2010 के अंदर मनाया गया था, तभी से फिर इसको शुरुआत की गई थी इसको मनाने की। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने थ्रेड्स ऐप लॉन्च किया है? मेटा, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो ये किसने लॉन्च किया है? ये मेटा ने लॉन्च किया है। क्योंकि देखिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की मूल कंपनी मेटा ही है। तो उसने जो थ्रेड ऐप बनाई थी ट्विटर को टक्कर देने के लिए, तो हाल ही में यह घोषणा की गई थी कि इसे फिलहाल यूरोपीय संघ EU में रिलीज नहीं किया जाएगा। तो नियामक चिंताएं इस ऐप को EU में लॉन्च करने से रोक रही हैं, क्योंकि ठीक है। तो देखिए, इसको टक्कर देने के लिए, ट्विटर को टक्कर देने के लिए, ये एलन मस्क की है जिसका नाम अब क्या कर दिया है? एक्स कर दिया है। और इसको टक्कर देने के लिए जो थ्रेड ऐप बनाई थी वो मेटा ने बनाई थी, और फेसबुक, इंस्टाग्राम ऑलरेडी मेटा के ही हैं, यानी कि मार्क जकरबर्ग आप जानते होंगे, और जो ट्विटर है वो एलन मस्क की कंपनी है। ठीक है, चलिए, उनकी है वो। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? आदित्य सामंत, बिप्ला प्रवीण, आर्यन चोपड़ा, सायतन दास। तो जो आदित्य सामंत हैं, ठीक है, ये 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, आदित्य सामंत। ठीक है, अच्छे से इसको प्रॉपर तरीके से रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन है आपका कि वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर फॉस्फीन के निर्माण की खोज की है? शनि, शुक्र, मंगल या फिर बुध? तो दोस्तों, पृथ्वी पर ढीले हाइड्रोजन की कमी से फॉस्फीन का निर्माण होता है, जिससे पता यह चलता है कि अन्य ग्रहों पर इसका अस्तित्व जीवन का संभावित संकेतक हो सकता है या फिर नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो विद्यालय के वैज्ञानिकों की एक टीम ने शुक्र पर जीवन की खोज में एक नए विकास की घोषणा की है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे करी गई थी? शुक्र ग्रह पर ये खोजी गई थी, यानी कि फॉस्फीन के निर्माण की खोज शुक्र ग्रह पर हमारे वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी। हमारे जो हमारे देश के वैज्ञानिक तो नहीं कह सकते हम लोग, पर हमारे ये सृष्टि के वैज्ञानिक उन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी कि CMA के नए अध्यक्ष बने हैं? जो सीमेंट होती है ना, उनके जो अध्यक्ष होते हैं, जैसा कि हर चीज़ के अध्यक्ष बन जाते हैं, जैसे मजदूरों का संगठन हो गया, व्यापारी मंडल संगठन हो गया, तो इसी तरीके से जो सीमेंट एसोसिएशन होती है, जो सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं यानी कि CMA, उनके अध्यक्ष कौन बने हैं? पार्थ जिंदल, कुमार मंगलम बिरला, नीरज अखौरी या नरोत्तम शेख रसिया। तो नीरज अखौरी हैं, इनको CMA का अध्यक्ष बनाया गया है, ये नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बास्टिल दिवस यानी कि बेस्टिल दिवस किस देश का राष्ट्रीय दिवस है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर मिस्र? तो देखो, ये क्या होता है कि 14 जुलाई को फ्रांस में फेटे नेशनल फ्रांस का या राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये किसका दिवस है? ये फ्रांस का ये राष्ट्रीय दिवस है, बेस्टिल डे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कौन व्यक्ति हाल ही में SBI कार्ड के नए MD और CEO बने हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। ठीक है, MD और CEO बने हैं रोहित जावा, अभिजीत चक्रवर्ती, राम मोहन राव अमारा, अश्विनी कुमार। जो अभिजीत चक्रवर्ती जी हैं, ये MD और CEO बने हैं SBI कार्ड के।
ठीक है, SBI कार्ड्स। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में कौन न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो दोस्तों बिहार, राजस्थान, कर्नाटक या फिर हिमाचल प्रदेश। तो देखिए पहला राज्य बना है तो वो राजस्थान बना है। राजस्थान में क्या हुआ है कि जो न्यूनतम आय गारंटी कानून होता है वो बन चुका है राजस्थान के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? पी वासुदेवन, के राजारमन, शिव कुमार सिंह और राकेश पाल। तो जो राकेश पाल हैं इनको नियुक्त किया गया है। इसको आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने जा रहा है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो ये आपका गुजरात राज्य के अंदर माइक्रोन अपना पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगा, जिसके जरिए करीब करीब 5000 प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की जाएंगी और अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में मांग को संबोधित करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है, ठीक है। तो जो 5000 रुपये तो प्रत्यक्ष रूप से नौकरी मिलेगी, लेकिन जब कोई कारखाना लगता है तो अगल बगल में चाय टपरी वाले, खाने पीने वाले, बहुत सारे ढाबे भावे, बहुत सी चीज़ें बन जाती हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 15 से 20 हज़ार लोगों को रोजगार मिलने की पूरी संभावना होती है, ठीक है। चलिए आपका क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में IFS अधिकारी देवेश उत्तम को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? एस्टोनिया, लिथुआनिया, बेलारूस या पोलैंड? तो आपका आंसर क्या हो जाता है, लिथुआनिया के देवेश, जो IFS अधिकारी देवेश उत्तम जी हैं उनको भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर थानी अल जायौदी किस देश से हैं? संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ईरान, पाकिस्तान? तो देखिए संयुक्त अरब अमीरात है, उसके अध्यक्ष हैं, ओके। तो इस तरह से आप इसको समझ लीजिए, रट लीजिए, क्वेश्चन को प्यार से या कैसे भी करके अपने माइंड को जोर दे करके याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, X-59 जिसे सन ऑफ कॉनकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है किस देश का प्रायोगिक सुपरसोनिक विमान है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, भारत या फिर चीन? तो दोस्तों ये अमेरिका है यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का ये विमान है। और इसमें क्या कहते हैं, नासा ने क्या किया है कि अपने नवीनतम प्रायोगिक सुपरसोनिक विमान X-59 जिसे सन ऑफ कॉनकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है, इसको पुकारा जाता है, और इसकी परीक्षण की तैयारी पूरी कर ली है। और ये काफ़ी ज़्यादा उन्नत टेक्निक का विमान है और ये केवल 2 घंटों में दुनिया के किसी भी 2 स्थानों को पार करने की क्षमता रखता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली विमान है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनी है? वंदना लूथरा, फाल्गुनी नायर, वाणी कोयला या निशा बिस्वाल? तो जो ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाता है, निशा बिस्वाल जी हैं, वो बनी हैं। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एशियाई ओलंपिक परिषद OCA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शेख तलाल फैद अल सबाह? कैसे कैसे बड़े बड़े नाम हैं, आप इसको देख लीजिए, ठीक है ना। हमारे यहाँ तो बड़े सिंपल से नाम होते हैं, राम श्याम, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है। रणधीर सिंह, मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े नाम हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, जो आंसर है इसका है ए, यानी कि शेख तलाल फहद अल सबाह, ठीक है। मैं दोबारा बोल देता हूँ, शेख तलाल फहद अल सबाह अध्यक्ष बने, काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं और ये देखिए कितना बड़ा है, ठीक है। चलिए यानी कि आपको मेमोरी को स्टोरेज करने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेमोरी लगेगी आपकी। कौन व्यक्ति हाल ही में क्वालकॉम इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? राजेन बागड़िया, के राजारमन, पी वासुदेवन, सावी सोएन? तो जो सावी सोएन है ना, वो आपके कैलकॉम यानी कि क्वालकॉम के इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, कौन व्यक्ति हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि IFSCA के नए अध्यक्ष बने हैं? जयंती श्रीनिवासन, के राजारमन, पी वासुदेवन, AP शाही? तो आपका आंसर क्या हो जाता है, A B हो जाता है आपका आंसर,
के राजा रमन आपके इसके नए अध्यक्ष बने हैं IFSCA के। ठीक है, चलो। ग्रीस से ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी जी, राजनाथ सिंह या फिर अनुराग ठाकुर? तो आपका आंसर क्या होता है? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और चलिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो वर्तमान स्थिति की हम बात कर लेते हैं। तो ये वर्तमान में टोगो और सेनेगल के साथ में 80वें स्थान पर था, लेकिन भारतीय पासपोर्ट धारकों को अब 57 देशों में वीजा मुक्त पहुंच प्रदान करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? 80वां। ठीक है, तो 80वें स्थान पर हमारा देश इस समय है। तो सिंगापुर ने क्या है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर हासिल किया है। जो सिंगापुर है वो सबसे पहले स्थान पर है, और जो कि विश्व का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पासपोर्ट माना जाता है। ठीक है, तो 80वें स्थान पर अपना देश है। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने FIDE विश्व कप में कौन सा स्थान हासिल किया था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो जो FIDE विश्व शतरंज कप 2023 फाइनल में मैग्नस कार्लसन की जीत के साथ भारतीय प्रतिभागी ने दूसरा स्थान हासिल किया था। तो ये दूसरे स्थान पर आए थे, आपको बखूबी याद होगा। और जब ये जीते थे तब फिर इंडिया आए थे, तो ये प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात इन्होंने की थी, और ये कुछ पॉइंट से हार गए थे, तो इन्हें सेकंड स्थान प्राप्त हुआ था। लेकिन आने वाले भविष्य में ये फर्स्ट नंबर पर जरूर आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपका मानना है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? रामानाथन कृष्णन, नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्काराज और बोरिस बेकर? तो जो कार्लोस अल्काराज हैं, उन्होंने ये खिताब जीता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में कौन शंघाई सहयोग संगठन SCO का नौवा स्थायी सदस्य देश बन गया है? इराक, ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका? मेरे दिमाग में चढ़ा रहता है, पता नहीं क्या चक्कर हो गया यार, कि मैं जाना चाहता हूँ या कहता सपनों में आता है मेरे, पता नहीं चलता। संयुक्त अरब अमीरात और अफगानिस्तान? तो दोस्तों ये क्या है कि ईरान, इसका आंसर आपका क्या हो जाता है? आपका आंसर ईरान हो जाता है। तो ईरान को शंघाई सहयोग संगठन यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थायी सदस्य बनाया गया है। और ईरान ने क्या किया है कि 15 साल पहले इस संगठन में शामिल होने का अनुरोध किया था, और इस समय तक SCO में 8 सदस्य देश शामिल हैं, जिनका नाम क्या क्या है, कौन कौन से देश हैं, मैं आपको बता देता हूँ। भारत है, चीन है, रूस है, पाकिस्तान है, और 4 मध्य एशियाई देश, जिसमें से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं इसके अंदर। ठीक है, चलिए। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ खुला है? लखनऊ, आगरा, नोएडा, वाराणसी? तो ये नोएडा के, जो यूपी के नोएडा के सेक्टर 78 में खुला है। कभी भी आप नोएडा जाएं तो सेक्टर 78 में आपको ये पार्क मिल जाएगा, जिसको आप देख सकते हैं। चलिए, हाल ही में जारी हुई ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, इसको जो हमारे देश को जो स्थान मिला है वो 163 देशों की सूची आई थी, उसमें हमें क्या हुआ है कि कौन सा स्थान मिला है? तो यही क्वेश्चन आपको बताया जाता है। तो हमें 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। चीन के सेंट्रल बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया है पेन सोंगसैंग, यी गैंग, जीजामियामिन लेन और झोंग सैन। तो जो पेन सेंग है, जो पेन गोंग शैंग है, इनको नियुक्त किया गया है। तो आप इनका नाम ची छांग छू में देख सकते हैं कैसे कैसे नाम है। लेकिन क्या है कि अब आपको एग्जाम तो देना ही है, आपको सरकारी नौकरी तो चाहिए, आपको क्वालिफाई तो करना ही करना है, आपको पास होना है, उत्तीर्ण सिलेक्शन चाहना है तो याद करना ही पड़ेगा। तो पेन गोंग शैंग इसका नाम है, याद कर लीजिए, याद तो करना ही पड़ेगा आपको। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय मूल की 7 वर्षीय किस लड़की को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने के पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रागिनी रॉय, मोक्षा रॉय, श्वेता रॉय, दीपा रॉय? अभी ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाता है? मोक्षा रॉय। तो आपका आंसर बी हो जाता है। चलिए, अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1922 में किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह शुरू किया था? अल्लूरी सीताराम राजू, भगत सिंह, पिंगली वेंकैया, रानी गायदिनी। ठीक है, तो जो सीताराम राजू हैं, इन्होंने शुरुआत की थी, एक सेकेंड, सीताराम
राजू, अलूरी सीताराम राजू इन्होंने शुरुआत की थी। एक्चुअली में हुआ क्या था, अलूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती अभी मनाई गई थी, जो कि 4 जुलाई को होती है। और 4 जुलाई 1897 को आंध्र प्रदेश में भीमावरम के पास जन्मे वह एक भारतीय क्रांतिकारी थे, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र अभियान का नेतृत्व किया था। और अगस्त 1922 में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह शुरू किया था। तो जो रंपा विद्रोह शुरू किया था, रंपा विद्रोह वो कब किया था? 1922 के अंदर, ठीक है, 1922 के अंदर ये स्टार्ट किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? अंशुमन झिंगरन, मिहिर सेन, एल्विस अली हजारिका, दीपक पोखरियाल। तो जो अंशुमन झिंगरन हैं वो नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो से काफ़ी क्वेश्चन सीखने को मिले। आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन यहीं से करने हैं, इनमें से जरूर क्वेश्चन फंसेंगे। आपको वीडियो से क्या सीखने को मिला, आपको क्वेश्चन कैसे लगे, क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसा रहा, मुझे कमेंट कर बताइएगा। जल्दी से इस वीडियो के साथ जुड़ जाइए। कैसे जुड़ेंगे? वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और जो सरकारी नौकरी हमें पानी है उसको पाने की तरफ बढ़ जाइए, क्योंकि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, सारी चीज़ पॉसिबल होती है। बस आपको मेहनत करनी है सही डायरेक्शन में।